A very good morning to everyone. So, continuing with the last topics, let us begin our today's class. In the previous class, we have already seen the various ways using which we can create the series data structure. Data structure मतलब क्या? तो data structure is a way of organizing or storing the data. है ना? Data structures are actually of two types. The first one is series data structure and the other one is data frame data structure. Right now we are seeing the working of series data structure, and we have already seen in this series data structure that the way of specifying data is of various ways. Like we can input data by using the python sequences, मतलब कि हम कुछ सीक्वेंस वैल्यूज़ दे देंगे तो उससे हम डेटा इनपुट कर सकते हैं सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में. द अदर वे दैट कैन बी यूज्ड वाज रिलेटेड टू द एनडी एरे. What was ND array? It is a part of NumPy which was previously reduced in our syllabus, so we don't know much about it, but if there is something which is given to us, so we should know कि यहाँ पर ND array के फॉर्म में यूज़ करना है. तो ये एक NumPy का पार्ट है और NumPy के पार्ट को यूज़ करने के लिए हमको np डॉट और जो भी उसके फंक्शंस होते हैं वैसा लिखकर उसको यूज़ करना पड़ता है. After that, the third way of specifying data in a series data structure can be by using Python dictionaries. है ना? Python dictionaries हमको पता है unordered set of key value pairs is called Python dictionaries. है ना? तो यहाँ पर Python dictionaries का यूज़ करके भी हम डेटा को इनपुट कर सकते थे. एंड द लास्ट एंड फोरमोस्ट was the way using which we can input data was scalar values. हम लोग कुछ स्केलर वैल्यूज़ को इनपुट करके भी सीरीज़ में डेटा पा सकते थे. सो दिस वाज समथिंग दैट हैज़ बीन ऑलरेडी सीन बाय अस इन आवर प्रीवियस क्लासेस एंड नाउ वी वुड बी मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक. देखो सिर्फ सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर बना लेना ही सब कुछ नहीं है. नाउ वी नो हाउ टू क्रिएट सीरीज डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्योंकि चूंकि ये पांडास का पार्ट है तो हम लोग इम्पोर्ट पांडास एज pd लिखते हैं. तो हम pd डॉट सीरीज़ का एस कैपिटल आता है. जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड. सीरीज़ का एस कैपिटल आएगा. pd डॉट सीरीज फंक्शन, दिस इज़ द वे यूजिंग विच हम लोग सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये तो पता चल गया कि भैया सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कैसे होता है. नाउ दिस इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर अस टू नो. हमारे लिए यहाँ पर सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के बारे में और भी कुछ क्या कहना चाहिए कि कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी जो होती हैं वो एडिशनल फंक्शनैलिटी को जानना भी बहुत ज़रूरी है. तो हम आज ऐसी ही कुछ 4 एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ जो होती हैं उनके बारे में बात करेंगे. सो लेट अस बी मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट एडिशनल फंक्शनैलिटी विच हैज़ बीन गिवन टू अस, and that is related to specifying or adding nan values using a series object. अब ये nan values होता क्या है, so let us understand. nan का मतलब ये हुआ, इसका फुल फॉर्म अगर मैं बोलूँ तो हम बोलते हैं not a number. नॉट ए नंबर मीन्स नैन. ठीक है, तो फुल फॉर्म वी शुड रिमेंबर कि नैन का फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर, और ये जो है ये नमपाई का पार्ट है. ऑलराइट, दिस इज द पार्ट ऑफ नमपाई. अब सीधी सी बात है कि अगर नैन इज अ पार्ट ऑफ नमपाई, सो वेन एवर वी आर सपोज टू यूज नैन वी आर सपोज टू राइट np डॉट नैन. ठीक है, क्योंकि ये नमपाई का पार्ट है तो इसीलिए हमको हर जगह पर np डॉट नैन लिखना पड़ेगा. दिस थिंग यू शुड कीप इन माइंड. चूँकि ये नमपाई का पार्ट है ना, तो इसीलिए जब पांडास का पार्ट होती है कोई चीज़ तो हम pd डॉट सीरीज़ लिख रहे थे. अब ये नमपाई का पार्ट है तो हम np डॉट जो भी ये फंक्शन का नाम होगा वो लिखेंगे. अब np लिख रहे हैं तो हमको ऊपर क्या करना पड़ेगा, तो हमको करना पड़ेगा इम्पोर्ट. कहाँ गलत क्लिक हो गया, एक मिनट. इम्पोर्ट numpy एज np ऐसा लिखना पड़ेगा, ऊपर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ऐसा np लिख पाएंगे. तो ये इम्पोर्ट numpy एज np हमको लिखना पड़ता है. और उसके बाद हमको जब कभी हमारे पास, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इफ़ वी हैव सम डेटा एंड दैट डेटा इज़ नॉट कंप्लीट, है ना,
if we have some data which is not complete in itself and there are some values which have to be left blank, है ना, अगर कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको अभी हमें ब्लैंक छोड़ना है तो ब्लैंक छोड़ने के लिए हम वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं नैन, और चूंकि नैन नंपाई का पार्ट है तो वी आर सपोज टू राइट np.nan। ऑलराइट, इज इट क्लियर कि नंपाई का पार्ट है इसलिए हम नैन लिख रहे हैं, और ब्लैंक वैल्यूज़ छोड़नी होती है तो नैन हम लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं नैन, तो चलो देखो एक एग्जांपल और उससे समझते हैं कि कैसे हम नैन लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर वी आर प्रोवाइडेड वन एग्जांपल, जस्ट अ मिनट। Okay, so we are provided one example over here. In this example you can see that pd.series function has been used, means we are supposed to create a series and that series contains a list of values। list है, मुझे कैसे पता चला, because it is written inside the square bracket, तो मुझे पता है कि ये एक list है। अब जैसे ये लिस्ट को इनपुट किया सो मुझे ये पता था दो वैल्यूज़, मुझे जो सेंटर वैल्यू है वो नहीं पता थी, सो उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो उसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ np.nan। जैसे ही मैं np.nan लिखूंगा सो द आउटपुट दैट विल बी प्रोड्यूस्ड विल बी लाइक दिस। The first value will be the value that has been given, the second value will be nan and the third value will be 2.34। तो इस तरीके से हम नैन वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाउ कैन यू इनपुट अ नैन वैल्यू इनसाइड अ सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। चूंकि ये नंपाई का पार्ट होता है इसलिए np.nan हमको लिखना पड़ता है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। और पांडास के अंदर जब हम सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि कभी देखो इन्होंने ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इसको समझो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है ब्लू वाला, इधर पे देखो इन्होंने लिखा हुआ है डेटा इज इक्वल्स टू नन, इंडेक्स इज इक्वल्स टू नन। मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कोई सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हमने लिख दिया pd.series फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यू पास नहीं करी, तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन क्या वैल्यूज़ पास करता है, तो पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पास करता है ये डेटा इज इक्वल्स टू नन कॉमा इंडेक्स इज इक्वल्स टू नन। ये वैल्यूज़ पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट पास करता है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स जो पास होते हैं किसी डेटा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो वो डिफ़ॉल्ट डेटा स्ट्रक्चर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं ये नन, सॉरी ये लिखा हुआ है नन, तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं नन। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट एडिशनल फंक्शनैलिटी दैट वी आर सपोज टू सी। सेकेंड एडिशनल फंक्शनैलिटी की तरफ हम बढ़ते हैं जिसका नाम है स्पेसिफाइंग इंडेक्सेस एज वेल एज डेटा विद सीरीज। हम लोगों ने अभी तक क्या किया, इस तरीके से सीरीज़ बनाई। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम कोई अलग से कोई लिस्ट बना ले, अलग से कोई दो लिस्ट बना ले, एक को डेटा बोल दें और एक को इंडेक्स बोल दें। कैसे कर सकते हैं, सो लेट अस सी विथ एन एग्जांपल, तो उससे हमको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होंगी। ये देखो जहाँ पर अभी मार्कर चलेगा बस आप उन चीज़ों को देखते जाना। मैंने एक ARR नाम का एक एरे लिया, एरे मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर वैल्यूज़, उसको बोलते हैं एरे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप चारों वैल्यूज़ सिमिलर है, 31, 28, 31, 30, चारों की चारों इंटीजर वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एरे बनाया है और एरे की वैल्यू दी हुई है 31, 28, 31, 30। ठीक है, ये एक एरे है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है एरे को, हम इसको लिस्ट भी बोल सकते हैं। और नीचे एक और एरे बनाया हुआ है, ये भी ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स है। यहाँ पर मैंने इसको नाम दिया है MON विच इज़ मंथ, और वैल्यूज़ दे दी जैन, फैब, मैर और APR। अब अगर मुझे सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बनाना है और इन दोनों का यूज़ करके बनाना है, तो अब मुझे इतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सिंपली लिखूँगा pd.series फंक्शन, डेटा इज इक्वल्स टू ARR, इंडेक्स इज इक्वल्स टू MON। डेटा की वैल्यू मैंने दे दी ARR, इंडेक्स की वैल्यू दे दी MON। आप इंडेक्स की वैल्यू को पहले भी लिख सकते हो, इंडेक्स इज इक्वल्स टू MON कॉमा डेटा इज इक्वल्स टू ARR, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्पेसिफाई कर देना अगर आप आगे पीछे लिख रहे हो तो इस तरीके से डेटा इज इक्वल्स टू, इंडेक्स इज इक्वल्स टू,
ऐसा स्पेसिफाई कर देना ताकि पाइथन को पता चल जाए कि डेटा की वैल्यू क्या है और इंडेक्स की वैल्यू क्या है। जब आप इस तरीके से स्पेसिफाई कर देते हैं दैट डेटा इज इक्वल्स टू ARR एंड इंडेक्स इज इक्वल्स टू MON एंड एज सुन एज वी विल बी प्रिंटिंग OBJ3, देखो यहाँ पर OBJ प्रिंट किया, सो यू कैन सी द आउटपुट दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड इज योर इंडेक्स वैल्यूज हैव बीन Jan, Feb, Mar और APR एंड योर वैल्यूज विल बी 3128 3130। तो हम लोग अलग से कुछ एरेज क्रिएट कर उसको डेटा में इनपुट करके भी क्रिएशन कर सकते हैं सीरीज डेटा स्ट्रक्चर का। ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर सारी वैल्यूज़ प्रोवाइड की जाएं, हम ऊपर अलग से वैल्यूज़ प्रोवाइड करके उनका जो भी आइडेंटिफायर है उसको यहाँ पर यूज़ करके भी हम सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। इसमें हम इंडेक्स एज वेल एज डेटा, है ना, दोनों को स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इंडेक्सेस एज वेल एज डेटा, दोनों को स्पेसिफाई करके भी सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। नीचे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, चलो उसको थोड़ा सा समझते हैं। ये दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने डेटा इज इक्वल्स टू 32 34 35 दिया है, इंडेक्स इज इक्वल्स टू ABC दिया है। यहाँ पर वैल्यू इन्होंने यहीं पर पास कर दी है। ऐसा भी कर सकते हैं, बट हम ऊपर भी अलग से बनाकर भी वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं, जैसा ऊपर वाले एग्जांपल में किया है Jan, Feb, March वाले में। नहीं तो हम यहाँ पर भी सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बनाते समय भी वैल्यूज़ को पास तो कर ही सकते हैं। दिस इज़ द ऑप्शन विच इज़ अवेलेबल टू अस। आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, मतलब कि ये जो आप ARR इज इक्वल्स डेटा इज इक्वल्स टू ARR लिख रहे थे ना, आप अगर एक जगह पर वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो कि इंडेक्स इज इक्वल्स टू MON, तो यहाँ पर डेटा इज इक्वल्स टू ARR की जगह सिर्फ ARR भी लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। यू कैन स्किप डेटा, जो एक ये आर्ग्यूमेंट है डेटा, उस आर्ग्यूमेंट को स्किप भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, आपके ऊपर है। लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है। पर कब, बशर्ते कि आप लोगों ने इंडेक्स इज इक्वल्स टू कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रखी हो तब। ये हुई दूसरी बात। एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है, वो ये है कि हम लोग लूप का यूज़ करके भी सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब लूप का यूज़ करके कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर देखो एक चीज़ यहाँ पे लगाई है इन्होंने, रेंज फंक्शन। रेंज इज इक्वल्स टू 1,15,3। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो 1,15,3 क्या आउटपुट देगा? तो रेंज फंक्शन क्या करता है, तो रेंज फंक्शन रेंज प्रिंट करता है। रेंज की स्टार्टिंग कहाँ से बोल दी, 1 से, एंडिंग बोल दिया 15 पे, तो 15 तो काउंट होगा नहीं, 14 तक वैल्यू जाएगी, लास्ट वैल्यू कभी काउंट नहीं होती। और स्टेप वैल्यू दे दी 3, मतलब आउटपुट आने वाला है 1, 2 और 3 स्किप होगा और थर्ड वैल्यू काउंट होगी तो 4, 5 और 6 स्किप होगा, नेक्स्ट वैल्यू काउंट होगी 7, 8 और 9 स्किप होगा, नेक्स्ट वैल्यू काउंट होगी 10, 11 और 12 स्किप होगा, नेक्स्ट वैल्यू काउंट होगी 13, 14 और 15 स्किप होगा और नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 16। बट हमारी रेंज है 15, तो 16 आ नहीं सकता, तो आउटपुट आएगा 1, 4, 7, 10, 13। तो यहाँ पर रेंज देने से हमको एक बात ये पता चली कि यहाँ पर हम लोगों के पास कितनी वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 5 नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। तो इंडेक्स कितने देने पड़ेंगे, तो इंडेक्स भी हमें 5 देने पड़ेंगे। तो इंडेक्स की वैल्यू देखो इन्होंने क्या दे रखी है, x फॉर x इन ABCDE, इसको समझते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है x फॉर x इन ABCDE। तो बाय डिफ़ॉल्ट x की वैल्यू, पहले फॉर लूप लगा तो पहले x की वैल्यू क्या हो गई A, फिर लूप बढ़ा, फिर x की वैल्यू हो गई B, फिर हो गई C, फिर D और फिर E। तो इस तरीके से हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई, 5, और यहाँ पर वैल्यूज़ कितनी थी, 5। जब 5 और 5 वैल्यूज़ हैं तो डेफिनेटली वैल्यूज़ मैच हो रही हैं, और मैच हो रही है तो ये सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा। किस तरीके से बनेगा, तो कुछ इस तरीके से ये सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर बनकर मिलेगा। ये आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर ये देखो ABCDE लूप लगाया था, तो ABCD पे मूव करा, और यहाँ पर रेंज फंक्शन लगाया था, स्टेप भी थी 3, तो 1, 4, 7, 10, 13 ये वैल्यूज़ यहाँ पर हमको प्रिंट होकर मिल जाएंगी। बट रिमेंबर वन थिंग, इंडेक्स की वैल्यू हमेशा आपकी जो भी आप डेटा में वैल्यू डाल रहे हो उसके बराबर होना चाहिए।
अदरवाइज जो एरर आएगी वो ऐसी कुछ होगी, वैल्यू एरर। एक वैल्यू एरर आएगी और जिसको देखकर हमको ये पता चल जाना चाहिए कि इंडेक्स हमने कम दिए हैं या ज़्यादा दिए हैं, और जो डेटा की वैल्यूज़ हमने दी हैं वो फिक्स है ना। जैसे 5 वैल्यूज़ दिए और इंडेक्स 4 दे दिए या 6 दे दिए तो एरर आ जाएगी। अगर इंडेक्स 5 दोगे और वैल्यूज़ भी 5 दोगे तो दिक्कत नहीं आना है, अदरवाइज कोई भी कॉम्बिनेशन और होगा तो इट विल प्रोवाइड एन एरर। Alright, let us move to the third most type of additional functionality which has been given to us. ये एक एग्जाम्पल नंबर 11 आप लोगों को दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल नंबर 11 आप लोगों को करना है। इस एग्जाम्पल में इन्होंने बोला है कि आपके स्कूल में 4 सेक्शन है 12th के ABCD। चारों सेक्शन को बोला गया कि आपको कंट्रीब्यूशन करना है चैरिटी के लिए। तो आप लोग उसका सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर बना के बताओ कि आप वो सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, जिसमें जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो आपके क्लास के सेक्शन होना चाहिए और जो भी कंट्रीब्यूशन आप करोगे वो आपका डेटा होना चाहिए। तो इंडेक्स वैल्यू देखो इन्होंने क्या किया इसमें, चलो मैं समझाई देता हूँ। सबसे पहले इंपोर्ट पांडाज एज PD। अब सेक्शन को इन्होंने ले लिया ABCD, ये 4 ले लिया इन्होंने सेक्शन, और एक कॉन्ट्री, चूँकि कॉन्ट्रीब्यूशन की वैल्यू हमको यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल में नहीं दी है तो रैंडमली हमने वैल्यूज़ ले ली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो रैंडम वैल्यूज़ हमने यहाँ पर ली है 6700, 5600, 5000 और 5200। अब दोनों चीज़ें हमने स्पेसिफाई कर दी, सेक्शन और कंट्रीब्यूशन। अब हमको जब सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बनाना था तो उसने क्या बोला हमको कि सेक्शन नेम्स को इंडेक्स में काउंट करना है आपको। तो ठीक है, सेक्शन नेम को इंडेक्स बनाना है तो ये देखो इंडेक्स इज इक्वल्स टू सेक्शन हमने लिख दिया। और क्या बोला, कंट्रीब्यूशन अमाउंट को वैल्यूज़ बनाना है तो आपने यहाँ पे लिख दिया डेटा इज इक्वल्स टू कंट्री, और इसको PD डॉट सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पास कर दिया। तो आपको आउटपुट कैसा मिला, तो आउटपुट कुछ हमें इस टाइप का जनरेट होकर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ABCD आपके सेक्शन की वैल्यूज़ हो गई 6700, 5600, 5000 और 5200। यहाँ पर आपकी जो कंट्रीब्यूशन की वैल्यूज़ है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अभी क्लास ख़त्म होते से आप लोगों को एक बार ये एग्जाम्पल को भी फिर से देखना है, और कुछ अगर इसमें नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थर्ड टाइप की तरफ, स्पेसिफाई डेटा टाइप अलॉन्ग विद द डेटा एंड इंडेक्स। अब हमने, आप देखो यहाँ पर हर एक आउटपुट में डी टाइप इज इक्वल्स टू ऐसी कुछ वैल्यूज प्रिंट होकर मिलती हैं। तो हम लोग ये डेटा टाइप की वैल्यूज़ क्या होता है, पाइथन क्या करता है, हम अगर डेटा टाइप की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते ना तो पाइथन क्या करता है, जो भी क्या कहना चाहिए, आपने जो वैल्यूज़ प्रोवाइड की ना, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वॉट एवर विल बी द मोस्ट नियरेस्ट, जो भी मोस्ट नियरेस्ट डेटा टाइप होता है वो पाइथन ऑटोमेटिकली आपके सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को अलॉट कर देता है। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि पाइथन अलॉट ना करे, है ना, अगर आप चाहते हो कि पाइथन अलॉट ना करे तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो सीरीज फंक्शन जो हम पास कर रहे हैं ना, PD डॉट सीरीज फंक्शन जो हम ये ब्रैकेट पास कर रहे हैं, इसके ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ लिखते हैं, एक लिखते हैं डेटा, एक लिखते हैं इंडेक्स, और इसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। हम यहाँ पर एक और कॉमा लगाएंगे और अब लिखेंगे डी टाइप इज इक्वल्स टू, और जो भी लिखना हो, फ्लोट 64, इंट 32, इंट 64, ऐसे अलग अलग टाइप्स के डेटा टाइप्स होता है, ये नमपाई के पार्ट होता है। ठीक है, तो आप डेटा टाइप्स भी प्रोवाइड कर सकते हो। अब चूंकि जो ये डेटा टाइप्स की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं हम, ये नमपाई का पार्ट होता है, तो डेटा टाइप प्रोवाइड करते टाइम आपको np.int32, np.float64 इस तरीके से वैल्यूज़ लिखनी पड़ेगी, मतलब np लगाना पड़ेगा शुरू में क्योंकि ये नमपाई का पार्ट है, तो आपको np डॉट वहाँ पर लगाना पड़ता है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? यस सर। देखो यहाँ पर भी इन्होंने बताया हुआ है, ये जब वैल्यू पास करी है तो यहाँ पर np.float64 लगाया हुआ है। तो अब जब वैल्यूज़ प्रिंट होंगी ना, अल्टीमेटली जो आपका आउटपुट आएगा, उस आउटपुट में जो वैल्यूज़ आएंगी, अरे यार सॉरी, यही है क्या? हाँ, नहीं यार ये नहीं है, पेज नंबर 10 था ना। जस्ट अ मिनट बेटा, गलत जगह क्लिक कर दिया, आगे बढ़ गया।
यहाँ पर जैसे ही हम np.float64 प्रोवाइड करते हैं तो उससे होता क्या है, जहाँ पर अभी हमारे ऊपर वाले प्रोग्राम्स में देख रहे हो आप, डेटा टाइप की वैल्यू क्या आ रही थी, int 64। अब देखो अब क्या आ रही है, तो अभी यहाँ पर हमने चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने प्रोवाइड किया है तो अब आ रही है float 64। तो इस तरीके से हम डेटा टाइप की वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ एडिशनल फंक्शनैलिटी विच हैज़ बीन एक्सप्लेन टू अस। आगे बढ़ते हैं। और चौथा एक और टाइप होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ये जो फोर्थ टाइप का हमारे पास एक एडिशनल फंक्शनैलिटी है, वो ये बोलती है कि हम सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर में मैथमेटिकल फंक्शंस या एक्सप्रेशंस का भी यूज़ कर सकते हैं सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। अब कैसे यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस और एक्सप्रेशंस को सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते टाइम, तो ये इन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर हमको बताया हुआ है। अब देखो यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज़ हमको पता चलेगी, उसको थोड़ा सा समझते हैं। यू कैन सी यहाँ पर देखो ये, हाँ ये बॉक्स को पूरा स्क्रीन पर रखते हैं। इन्होंने एक वैल्यू प्रोवाइड करी ए में, ये लिखा हुआ है ए में वैल्यू प्रोवाइड करी np.arange इज इक्वल्स टू 9,13। अब ये जो ए रेंज फंक्शन लगाया होता है, ए रेंज नमपाई का पार्ट है और पांडास का या पाइथन का पार्ट क्या है, रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन हम जनरली यूज़ करते हैं, पर अगर नमपाई के साथ कोई वैल्यू यूज़ करनी होती है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ए रेंज फंक्शन। तो यहाँ पर इन्होंने एक एनडी एरे पास किया हुआ है ना, पाइथन एनडी एरे से, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर एनडी एरे से भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये एनडी एरे पास किया हुआ है जिसकी वैल्यू है np.arange 9,13। अब 9,13 है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका आउटपुट आएगा 9, 10, 11 और 12। 13 चूँकि लास्ट वैल्यू है तो वो काउंट नहीं होगी, तो आउटपुट आएगा 9, 10, 11, 12। अब 9, 10, 11, 12 आपका आउटपुट आया हुआ है। अब इन्होंने क्या किया देखो, इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इंडेक्स इज इक्वल्स टू ए लगा दिया। हमारी ए की वैल्यू क्या है, np.arange 9,13। तो ये 9, 10, 11, 12 यहाँ पर आ गया, इंडेक्स की वैल्यू आ गई 9, 10, 11, 12। अब देखो इन्होंने इंडेक्स पहले लिख दिया, डेटा बाद में लिखा, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इंडेक्स पहले लिख दो डेटा बाद में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंडेक्स इज इक्वल्स टू ए हमने यहाँ पर वैल्यू पास करी, और डेटा की वैल्यू देखो यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दिया इन्होंने, डेटा इज इक्वल्स टू ए इंटू 2। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। यहाँ पर क्या होगा, a इंटू 2, तो a में जो वैल्यू है उसका डबल हो जाएगा। तो देखो आउटपुट क्या आया हुआ है, 9 इंटू 2 18, 10 इंटू 2 20, 11 इंटू 2 22 और 12 इंटू 2 24। तो ये जो आउटपुट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, इस आउटपुट ने क्या किया, हाँ, तो इस आउटपुट ने क्या किया यहाँ पर, उसकी वैल्यू को डबल कर कर प्रिंट किया। कैसे किया, तो मैथमेटिकल फंक्शन लगाकर। ठीक है, तो मैथमेटिकल फंक्शन कैसे लगाया, तो np.arange पर इन्होंने मैथमेटिकल फंक्शन लगाया। सॉरी, अब एक बात समझना, पाइथन पांडास में और सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बनाते समय एक बात ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पर नमपाई वैल्यू नहीं पास करते और यहाँ पर अगर आप कोई लिस्ट पास करते और लिस्ट की वैल्यू होती 9, 10, 11 और 12, ठीक है, ये मैं np.arange ना लिखकर अगर 9, 10, 11, 12 लिखता और फिर उसको लिखता a इंटू 2, तो पता है आउटपुट क्या आता। सो उस समय पर आउटपुट आता, मैं लिख के बताता हूँ आपको, अब वो डबल नहीं करता, अब आपका आउटपुट आता 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12। अब आपका आउटपुट आता 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12। वो इसलिए आता कि हमने लास्ट ईयर एक टॉपिक पढ़ा था जिसको बोला था हमने रेप्लिकेशन ऑपरेटर, शायद सुना होगा आपने, रेप्लिकेशन ऑपरेटर, जिसका साइन होता है कुछ ऐसा, मल्टीप्लाई का, स्टार का। उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब किसी लिस्ट में हम रेप्लिकेशन ऑपरेटर लगाते हैं तो वो उस लिस्ट को 2 बार प्रिंट कर देता है। तो हमारी लिस्ट की वैल्यू थी ये, तो उसने 1 और ये 2 बार उस लिस्ट को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर जब हम इसमें लिस्ट में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगाएंगे
तो वो लिस्ट को 2 बार प्रिंट कर देगा। बट अगर हम वहाँ पर रेप्लिकेशन ऑपरेटर लगाने की बजाय अगर वहाँ पर एनडी एरे लगाएंगे तो एनडी एरे में वो क्या करेगा, तो वैल्यूज़ को डबल कर देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये एनडी एरे था, अब इस एनडी एरे पर इन्होंने ए इंटू इंटू टू लगा दिया। अब आंसर समझना, ए इंटू इंटू टू का आंसर क्या आता है। देखो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर करता हूँ मैं आपको, एक्सटर्नल्स पूछते हैं 5 इंटू टू का आउटपुट क्या आएगा और 5 इंटू टू का आउटपुट क्या आएगा। 5 इंटू टू तो सिंपल होता है, 5 2 ज़ा 10, बट 5 इंटू टू अगर लगा देते हो तो इसका मतलब हो जाता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आता है 25। तो ये आपको पता होना चाहिए, 5 इंटू टू का मतलब है पूरा पावर निकालेगा, पहली डिजिट विल इन द पावर ऑफ 2, पहली डिजिट की पावर 2, तो आउटपुट आएगा 25। तो यहाँ पर इन्होंने वही किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने फंक्शन लगा दिया डेटा इज इक्वल्स टू ए इंटू टू। डेटा की वैल्यू क्या है, 9 10 11 12, तो 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, वो उसने यहाँ पर प्रिंट कर आपको बता दिया। लिस्ट अगर आप लगाते तो जैसे लिस्ट देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इन्होंने ये लिस्ट लगा कर बताई, लिस्ट ली 9 10 11 12। अब जब आप लिस्ट पे लगाओगे 2 इंटू लिस्ट तो ये प्रिंट करेगी आपका आउटपुट 9 10 11 12 9 10 11 12। ये क्यों प्रिंट करेगी ऐसा, आपको मैंने अभी बताया कि लिस्ट के अंदर ये काबिलियत नहीं होती है। तो यहाँ पर हम जो हमारा रेप्लिकेशन ऑपरेटर होता है, वो जो रेप्लिकेशन ऑपरेटर होता है वो यहाँ पर उस लिस्ट को ट्वाइस प्रिंट कर देता है, क्योंकि रेप्लिकेशन ऑपरेटर लिस्ट को डबल बार प्रिंट कर देगा, रेप्लिकेशन ऑपरेटर मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा वैल्यूज़ को, इसीलिए यहाँ पर वो उसको रेप्लिकेट कर देता है। तो ये होता है यहाँ पर। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 12। ये जो एग्जाम्पल नंबर 12 आपको दिया हुआ है, दिस इज़ योर होमवर्क। ये एग्जाम्पल नंबर 12 जो है ये आप लोगों को मैं अभी भेज दूंगा, इसका पूरा का पूरा ये स्क्रीनशॉट भेज दूंगा एग्जाम्पल नंबर 12 का। ये आपका होमवर्क है, आपको ये एग्जाम्पल नंबर 12 समझना है और इसका जो भी वट एवर विल बी द आउटपुट, क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये ऐसा आउटपुट क्यों आया, ये आप लोगों को अभी एक बार समझना है। और कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखो वैल्यू इन्होंने क्या पास करी है, np डॉट एरे पास, सॉरी यहाँ पर वैल्यू क्या पास करी है, यहाँ पर वैल्यू पास करी है np डॉट एरे। जब np डॉट एरे लगाएंगे और इसकी वैल्यू किस में जा रही है, कॉन्ट्री में, और कॉन्ट्री इंटू 2 कर देंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन की वैल्यू डबल हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने क्या पास किया था, np डॉट एरे पास किया था ना। अगर आप लिस्ट पास करते तो डबल नहीं होती, जबकि वो इन्हीं वैल्यूज़ को 2 बार प्रिंट कर देता। तो ये एग्जाम्पल को एक बार देखना और समझना, और अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो आई होप आप लोगों को ये चारों टॉपिक्स क्लियर होंगे। हमको कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी आज की क्लास में हमने देखी थी। कौन कौन सी एडिशनल फंक्शनैलिटी देखी, तो सबसे पहली एडिशनल फंक्शनैलिटी थी कि नैन वैल्यूज़ को कैसे ऐड किया जा सकता है सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। दूसरा जो हमने देखा कि कैसे हम इंडेक्स और डेटा का यूज़ करके सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। तीसरा टाइप हमने देखा कि हम लोग कैसे डेटा और इंडेक्स के साथ डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि मैथमेटिकल फंक्शंस भी हम कैसे सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज इट स्टूडेंट्स फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। मैं अभी इसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ताकि किसी की क्लास चूक गई हो या किसी कारण से कुछ टॉपिक मिस हो गया हो, नेटवर्क चला गया हो, तो आप लोग वो वीडियो को देखकर समझ सकते हो। एंड आई एम शेयरिंग द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एग्जाम्पल एज वेल, तो वह एग्जाम्पल को भी एक बार देख लें और समझ लें, और कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लें। ठीक, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ क्लास। दिस इज़ इट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।